नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है केस क्लासेस में। इसके पूर्व हमने मौर्योत्तर काल पढ़ा है ना। तो मौर्योत्तर काल में हमने दो वंश पढ़े। एक तो विदेशी वंश थे, दूसरे भारतीय वंश थे जिन्हें ब्राह्मण वंश कहा गया। विदेशी वंश के अंतर्गत हमने पढ़ा इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन। उसके उपरांत हमने पहला या पार्थियन वंश पढ़ा। उसके बाद शक वंश पढ़ा जो 4 क्षेत्रों में थे, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में। एवं चौथा वंश था कुषाण वंश। सबका अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया। उसके उपरांत हमने भारतीय वंश अर्थात ब्राह्मण वंश पर चर्चा की, जैसे शुक सातवाक, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक वंश जो है ये अलग था। तो इस प्रकार हमने वैदिक संस्कृति पढ़ी अर्थात वैदिक सभ्यता पढ़ा। उसके बाद हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ा, द्वितीय नगरी क्रांति पढ़ा, महाजनपद काल पढ़ा, 16 महाजनपद पढ़े, फिर विदेशी आक्रमण पढ़े, चाहे वो ईरानी, पारसी या कहीं हखामनी वंश का हो या दूसरा आक्रमण सिकंदर का हो। उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा, कैसे उत्कर्ष हुआ उसका। ठीक है, उसके बाद हमने मगध के 4 प्रारंभिक राजवंश पढ़े। ठीक है, चाहे वो बृहदत्त वंश हो, पितृहंता हर्यक वंश हो, ठीक है, शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो। तो प्रारंभिक 4 वंश क्रम से पढ़े। फिर मगध में मौर्य वंश का विस्तृत अध्ययन किया गया। उसके उपरांत मौर्योत्तर काल में मैंने जैसे कि अभी बताया विदेशी और देशी वंशों का अध्ययन किया। तो इनकी कुशल समाप्ति के उपरांत आज हम गुप्त काल पर प्रकाश डालने वाले हैं। याद रखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जैसे आपने मौर्य काल का अध्ययन किया है उसी भांति आपको गुप्त काल का भी अध्ययन करना है। कारण यह है मित्रों कि गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल जो है भारत का स्वर्णिम काल है। भारत का स्वर्णिम काल है। ठीक है, स्वर्णिम काल कारण यह है कि हर विभिन्न क्षेत्रों में इस काल में उन्नति देखने को मिली, उसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरी चीज, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जब विदेशी आक्रमण हुए पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी और सिकंदर का, तो उसके उपरांत मगध पर जब मौर्य वंश आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को विजिट कर वहां जो राजनीतिक विखंडता थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, है ना, जो पॉलिटिकल वहां ड्रामा चल रहा था, ठीक है, ह्यूमैनिटी का अभाव था, सब कुछ था, तो वहां उन छोटे छोटे राज्यों को जीत करके, है ना, वहां उन परस्पर जो राज्य वैमनस्य की भावना रखते थे तो उनको जीत करके उन्हें एक राजनीतिक सूत्र में राजनीतिक एकता का स्वरूप प्रदान किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किंतु कालांतर में जब मौर्य परवर्ती मौर्य आते हैं तो ना तो वो उतने कुशल थे ना तो योग्य थे कि उस राजनीतिक एकता को स्थिर बनाए रखें। ठीक है, तो उनका फिर पुनः आक्रमण हुए विदेशी वंशों का, जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, चाहे शक वंश हो, चाहे कुषाण वंश हो, चाहे पहलव या पार्थियन वंश हो। तो इस प्रकार पहले तो 2 हुए, ईरानी और सिकंदर। बाद में मौर्योत्तर काल के बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य की समाप्ति हो जाती है, मौर्य वंश के पतन के बाद इन 4 राजवंशों ने, विदेशी राजवंशों ने आक्रमण किया। फिर क्या हुआ मित्रों कि शासन चलता रहा, मौर्योत्तर काल चलता रहा। जब मौर्योत्तर काल समाप्त होता है, वो समाप्त कैसे होता है? इनके द्वारा। कारण ये था कि गुप्त काल मित्रों जो भारतीय एकता खंडित हुई थी, अर्थात भारतीय एकता में जो जैसे पश्चिमोत्तर भारत में और इस प्रकार संपूर्ण भारत में भी जो भारतीय अस्थिरता पैदा हो गई थी, तो जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, तो क्या होता है कि गुप्त शासक उसे पुनर्जीवित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। अर्थात जो कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था वही गुप्त सम्राटों ने भी किया। क्या? राजनीतिक सूत्र एक सूत्र में बांधने का प्रयास। ठीक है, और भी कई क्षेत्र हैं जहां पे उन्नत कार्य देखने को मिले हैं, चाहे कला हो, साहित्य हो। ठीक है,
इनका अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले आज जो हमारी क्लास होगी, सबसे पहले निवेदन यह है कि क्या आप लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं, क्योंकि केवल वीडियो देख लेने मात्र से आप परिपूर्ण नहीं होंगे। जब तक आप सुनी हुई चीजों को अपने हाथों द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, जब तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, नोट्स में नहीं लिखेंगे, तब तक आपसे यह उम्मीद मैं नहीं कर सकता कि आप इसे बहुत लंबे अरसे तक इसकी पैठ अपने मन मस्तिष्क में बना कर रख पाएंगे। क्योंकि सुनना और देखना, और सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वयं का लिखा हुआ पढ़ना, तो ये अनिवार्य है। तो ये नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि और सबसे बड़ी चीज, आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं अब आएंगी। थोड़ा ये समय जो संकट का समय है, इसके टलने के बाद आशा है कि जब संपूर्ण स्थिति में सुधार होगा तो हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी उपलब्ध होंगी, करवाई जाएंगी। तो आप तत्पर रहेंगे, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो आज मैं चलता हूं गुप्त साम्राज्य पर। याद रहे, गुप्त साम्राज्य की आज सामान्य जानकारी है, ठीक है। सामान्य जानकारी की क्लास होगी। मैं आज किसी राजा का नाम नहीं लूंगा, अर्थात प्रॉपर एक राजा, चाहे चंद्रगुप्त प्रथम हो, द्वितीय हो, ठीक है, समुद्रगुप्त, इनको अलग पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं आपके समक्ष केवल गुप्त साम्राज्य का बेस रखूंगा, आधारशिला रखूंगा, ठीक है, कि ये कौन थे, कहां से आए, इतना बड़ा साम्राज्य बन कैसे गया, ठीक है। तो इनकी चर्चा होगी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था, ये सारे विषयों पर चर्चा करूंगा आज मैं। मित्रों, गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है, समय सीमा मानी गई है, वो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी, लगभग 310 या 13 वर्षों तक शासन था। लेकिन आप अन्य पुस्तकों पर देखेंगे तो अलग अलग इनका टाइम पीरियड है। जैसे कुछ में 240 से 543 एडी तक है, ठीक है, कहीं कहीं 319 से 319 से 550 तक, 550 एडी तक इनका समय सीमा मिलता है, ठीक है। तो ये गुप्त काल की टाइम पीरियड हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे मौर्य काल में जो मौर्य शासक थे, ये स्वयं को कौन सी उपाधि अर्थात टाइटल से डिनोट करते थे, वो था देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय नामक शब्द से जो मौर्य सम्राट थे, मुख्यतः सम्राट अशोक, ठीक है, तो खुद को स्वयं को संबोधित करते थे, ठीक है। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, ठीक है। दूसरा, जब मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है, तो मौर्योत्तर काल के जो शासक थे वो स्वयं को कौन सी उपाधि टाइटल से डिनोट किए, वो था देवपुत्र। अर्थात जब मौर्य काल था तो देवताओं का प्रिय बने रहे शासक, जब मौर्योत्तर काल आया तो जो शासक थे वो देवताओं के पुत्र बन गए, देवपुत्र। मुख्यतः कुषाण वंश, जो विदेशी वंश कुषाण था, तो कुषाणों के शासक को देवपुत्र कहा गया, या ये याद रखिएगा। फिर जब गुप्त पीरियड आता है, गुप्त काल आता है, तो जो शासक थे स्वयं देवता बन बैठते हैं, ठीक है, याद रखिए। मौर्य काल में देवताओं को प्रिय बने थे शासक, मौर्योत्तर काल में देवताओं के पुत्र बन गए, एवं गुप्त काल आते आते जो राजा थे वो स्वयं देवता बन गए। देवता कहने का मतलब जो गुप्त काल के शासक थे वो ऐसी उपाधि, ऐसे टाइटल लेने लगे जो स्वयं को भगवान बताने लगे, गॉड, ठीक है। ये बेसिक था। गुप्त काल में दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली, सामंतवाद का उदय, ठीक है, राइज ऑफ फेडुलिज्म। राइज ऑफ फेडुलिज्म अर्थात सामंतवाद का उदय, एवं दूसरी घटना है विकेंद्रीकरण का काल, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विकेंद्रीकरण का काल। ये दो क्रियाएं जो हैं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से इनका हम अध्ययन गुप्त साम्राज्य के बाद करेंगे, ठीक है। इनका अर्थ होता है कि गुप्त काल में ही जो छोटे छोटे राज्य थे स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। आने वाले जब गुप्तोत्तर काल आता है, गुप्त काल के बाद, तो छोटे छोटे राज्यों में बदल जाते हैं, स्वयं को शासक, स्वतंत्र शासक घोषित कर बैठते हैं, और वहां पर नए नए वंशों का जन्म होता है। जैसे सामंतवाद के अंतर्गत प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार, बहुत सारे आते रहेंगे, तो उनकी चर्चा बाद में करूंगा।
तो ये दो मुख्य काम होता है। सामंत का अर्थ होता है, सामंत का अर्थ होता है जागीरदार। सॉरी राजा के अधीनस्थ अधिकारी अर्थात राजा के नीचे काम करते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुप्त वंश पर। याद रखिएगा, मैं गुप्त साम्राज्य नहीं बोल रहा हूं, वंश और साम्राज्य में अंतर होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, वंश और साम्राज्य पर मित्रों बहुत बड़ा अंतर होता है। वंश का अर्थ होता है कुल, क्या होता है कुल, जबकि साम्राज्य का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार या क्षेत्र विशेष पर राज। मैं आपसे बोलूं कि आपका साम्राज्य का, यदि आप राजा हैं, मान लीजिए आप बुंदेलखंड के राजा हैं, ठीक है, तो आपका साम्राज्य क्या हुआ, बुंदेलखंड। जिस जो जो क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है आपके अधिकार में, वो साम्राज्य तो है। लेकिन क्या वंश साम्राज्य है? मैं आपसे पूछूं आपका वंश क्या है, तो आप ये थोड़ी बताएंगे कि बुंदेलखंड वंश है, आप बताएंगे मेरा गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, ये बताएंगे। तो वंश एक कुल है, ठीक है, जबकि साम्राज्य एक क्षेत्र अधिकार होता है। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि गुप्त वंश अर्थात गुप्ता डायनेस्टी जो है, इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, वो है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त जो है गुप्ता डायनेस्टी अर्थात गुप्त वंश के फाउंडर है, संस्थापक है। कौन? श्रीगुप्त। इनका लगभग समय सीमा मित्रों 250 एडी माना जाता है। ठीक है, ईस्वी। अब एक चीज और है, जैसे इस समय सीमा को अगर लिया जाए, जो टाइम पीरियड गुप्त काल का है 319 से 550 ईस्वी, इसको यदि लिया जाए तो आप भी देख पा रहे हैं कि 319 से 550 तक रहा गुप्त काल इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं कि श्रीगुप्त जब सामने आता है उसका समय 250 ईस्वी 250 एडी लगभग माना जाता है। तो यहां मैंने लिखा 319 और शुरू होता है 250 से, 250 से। ठीक है, तो बात यह है कि जो इन दोनों के 319 और 250 के बीच में जो अंतराल है, ठीक है, जो डिफरेंस है वो लगभग 50 से 60 वर्षों का है। 50 से 60 वर्षों का है, तो हमने ये क्यों नहीं बोला कि श्रीगुप्त जो है वो 319 लगभग 50-60 वर्ष बाद आया, जबकि श्रीगुप्त सामने आ जाता है 250 ईस्वी में। फिर हमने ये क्यों कहा कि गुप्त साम्राज्य गुप्त काल 319 से प्रारंभ हुआ। अब बात ये है कि जो इनके बीच में 50 से 60 वर्ष का अंतराल आया है, इसके बीच के ना तो कोई साक्ष्य मिले हैं, ना तो कोई लिखित अभिलेखी प्रमाण मिले इन 50-60 वर्षों में। इसलिए इसे अंधकार युग भी कहा जाता है। इन 50 से 60 वर्षों के बीच को इसे अंधकार युग अर्थात डार्क एज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त और दूसरा शासक होता है गुप्त वंश का। मैंने गुप्त साम्राज्य नाम नहीं लिया, पॉइंट शब्दों का ध्यान दीजिएगा, मैं गुप्त वंश बोल रहा हूं। तो श्रीगुप्त और दूसरा शासक होता है घटोत्कच। मित्रों, इन्होंने उपाधि कौन सी ली, इन्होंने टाइटल क्या लिया इन दोनों ने, महाराज की। याद रखिए, मैंने महाराज बोला, तो महाराज जो थे मित्रों, इन्होंने इन दोनों राजाओं ने आपसे पूछे श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी, टाइटल क्या था, वो महाराज थे। ये राजा नहीं थे, सबसे पहली बात, ये राजा नहीं थे। इस पर मैं चर्चा करूंगा कुछ देर में। ठीक है, पहले ही जान लीजिए, कुषाणों का पतन होता है, जब भारत में कुषाणों का पतन होता है तो कौन कौन से छोटे छोटे वंश सामने आते हैं, जैसे अर्जुनायन वंश। अर्जुनायन डायनेस्टी जो है ये लगभग जयपुर आगरा क्षेत्र में सामने आती है। यौधेय वंश, यौधेय डायनेस्टी ये पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में आती है सामने। जबकि कुलिंद डायनेस्टी, कुलिंद वंश जो है यमुना सतलज के क्षेत्र में सामने आता है। ठीक है, नागवंश, नागवंश को याद रखिए, नागभार शिव वंश भी कहते हैं। क्या? नागभार शिव क्यों कहते हैं बताते हैं। तो नाग डायनेस्टी जो है मित्रों, ये लगभग मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सामने आता है। कौन? नागवंश। ठीक है, और ये वंश है जैसे मालव, आभीर, इक्ष्वाकु। ठीक है, ये सब कुषाणों के पतन के बाद सामने आते हैं। मैंने नाग को इंपॉर्टेंट दी है क्योंकि नाग जो थे मित्रों, वाराणसी में आपने जो घाट देखे होंगे, घाट, तो उन सभी घाटों का पहली बार निर्माण किसने करवाया? वो नाग वंश के ही शासक थे। ठीक है, वाराणसी में जो घाट बने हैं उनका पहली बार निर्माण जो करवाया
वो नागवंश के ही शासक थे। बात यह है कि नागवंश के शासकों को नागभारशिव क्यों कहते हैं, ठीक है, नागभारशिव क्यों कहते हैं। आपने देखा होगा कि बाहुबली पिक्चर में मां के कहने पर जो प्रभास था, एक्टर था, उसने शंकर जी का शिवलिंग कंधे पर उठा लिया था, ठीक है। सिमिलरली हियर नागवंश के जो शासक थे वो भी शायद कंधे पर शिव रखते थे और गले पर शिव या फिर गले पर शिवलिंग की माला धारण करते थे। इस आधार पर इन्हें, इस बेस पर नागवंश के शासकों को कभी कभी नागभार शिव डायनेस्टी अर्थात नागभार शिव वंश भी कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस इस वंश की कन्या का विवाह ही गुप्त साम्राज्य के शासक से होता है। कौन सा वो शासक है बताएंगे। अच्छा, जब कुषाणों का पतन हो रहा था मित्रों, पतन हो गया तो ये वंश सामने आए। इसी के साथ इसी समय जब ये सामने आ रहे थे तो एक महान राजवंश के नाम से सामने आता है गुप्त राजवंश। मैं साम्राज्य नहीं बोल रहा हूं, फिर से बात करिएगा, साम्राज्य यहां लिखा है, गुप्त वंश का नाम ले रहा हूं। गुप्त वंश जो होता है कुल होता है, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये आपका कुल है, ये आपका वंश है, ठीक है। एक टैग मार्क दे दिया जाता है कि ये आपका कुल है, ठीक है। तो गुप्त राजवंश सामने कहां आता है, इसका उदय कहां होता है, वो कौशाम्बी में होता है, प्रयाग के पास कौशाम्बी में होता है, जो लगभग ये मगध का क्षेत्र है, अर्थात मगध में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है। ये जो प्रांत थे, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आप सोचेंगे कि ये मगध में ये कहां, कुषाणों का शासन था कहां भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में था। तो ये जितने भी डायनेस्टी हैं, जितने भी वंश हैं, किधर सामने आए, पश्चिमोत्तर भारत में ही तो सामने आए हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जहां मगध था तो मगध में शासन किसका था, भारतीय शासकों का, ब्राह्मण वंशों का शासन था कि नहीं था। जब मैं पढ़ा रहा था, पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी वंश का शासक, जबकि मगध पर भारतीय वंश अर्थात ब्राह्मण वंश का शासन था, ठीक है। आपको भी एक चीज मैंने बताई थी कि विदेशी वंशों के भारतीय शासकों के अंतर्गत एक वंश सातवाहन वंश भी था, आपको याद होगा, सातवाहन आंध्र जाति के थे, ठीक है। मैंने बताया था कि सातवाहन वंश ने मगध पर शासन किया। उनकी प्रारंभिक राजधानी धान्यकटक अमरावती थी, ठीक है, जबकि दूसरी राजधानी प्रतिष्ठान थी या पैठन भी कहते हैं इसको, ये औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो प्रतिष्ठान बनती है, याद रखिए। तो यही सातवाहन वंश थे जो मगध को कहां ले गए, गोदावरी तट तक ले गए, दक्षिण में गोदावरी तट तक विस्तार कर डाला, ये सातवाहन ही थे। तो इस प्रकार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार कुषाणों का पश्चिमोत्तर भारत पर शासन था, कुषाणों के पतन के बाद वहां पर छोटे छोटे राजवंश सामने आए, उसी प्रकार जो ये गुप्त वंश था ये मगध पर सामने आता है, जहां पर भारतीय शासक अर्थात ब्राह्मण वंश का शासन था। आई होप इतना क्लियर हो गया, ठीक है। जो ब्राह्मण डायनेस्टी थी, इंडियन डायनेस्टी थी, वो उनकी जगह पर ये गुप्त वंश सामने आता है, ठीक है। बात ये है कि जो ये कुषाण थे ये सामंत थे, सॉरी, जो ये गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, सामंत का मतलब होता है राजा के अधीनस्थ अधिकारी, है ना, राजा के लोअर होता है ये अधिकारी होता है, या कहीं सामंत होता है या कहीं जागीरदार होता है, ये राजा नहीं होता है, ये सामंत है, केवल राजा के निचले स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है, जो राजा के कार्यों का संचालन करता है। ये गुप्त यही थे कुषाणों के सामंत, अर्थात कुषाणों का मतलब फेडुलिस्ट थे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कुषाणों के सामंत थे गुप्त, कौन, श्रीगुप्त संस्थापक घटोत्कच, वही बोल रहा हूं कि ये राजा नहीं थे, ये सामंत थे, ठीक है। इन्होंने महाराज की उपाधि ली, लेकिन इन्हें राजा नहीं कहा जाता, इन्हें सामंत कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में, स्टार्टिंग स्टेज में क्या था कि जो ये राजा थे ये कुषाणों के सामंत थे, ठीक है, इसलिए इन्हें राजा नहीं कहा जाता है, केवल संस्थापक, फाउंडर कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है, गुप्त वंश का। दूसरी चीज, गुप्त काल आते आते, देखिए मौर्योत्तर काल में राजा ही थे, लेकिन मौर्योत्तर काल के समापन एवं गुप्त काल के आते आते राजा का थोड़ा महत्व कम हो गया, सामंतों का महत्व बढ़ गया, ठीक है, फेडरलिस्टों का महत्व बढ़ गया, जबकि राजाओं का महत्व कम हो गया।
तो ये फेडरलिस्ट ही थे, ये सामंत ही थे, इसलिए इन्हें राजा की संज्ञा, टाइटल, उपाधि नहीं दी जाती। इन्हें केवल इन्होंने स्वयं ली महाराज की उपाधि। अब बात करते हैं कि ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे, ये गुप्त वंश के संस्थापक है। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। दूसरी चीज मित्रों, ये लिखा है गुप्ता पीरियड आते आते महाराज की उपाधि सामंत अर्थात जागीरदार लेने लगे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की, गुप्त एम्पायर की, इसकी बात करेंगे। ठीक है, एक नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम। ये मैं अलग अलग किसी राजा का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं केवल अभी गुप्त काल का की आधारशिला रख रहा हूं। गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की मैंने आधारशिला रख दी, अब गुप्त साम्राज्य की आधारशिला रखूंगा। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जाने रहिए। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और यदि आपके पास और भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करिए। उन कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर भी हूं, ऐसा नहीं हूं। ये तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजन वाले थे। यदि आपके दृष्टिकोण में भी कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूजन हो, है ना, भ्रामक हो, वो आप मुझे बतलाएं। ठीक है, या फिर मेरे द्वारा कहा गया कोई भी तथ्य यदि आपको गलत प्रतीत होता है तो उसे आप सत्य भी कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करूं तो ये 319 AD ईस्वी में सामने आता है। ठीक, 250 में श्रीगुप्त आया, तो इसके बीच में जो अंतराल हुआ 50-60 वर्षों का, ये डार्क एज, अंधकार युग था। लेकिन अब जो आता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसलिए यहां से 319 से प्रारंभ होता है गुप्त साम्राज्य। अब ये सोचिएगा कि मैंने यहां 250 क्यों नहीं लिखा, 250 क्यों नहीं लिखा है, जबकि गुप्त वंश की नींव बेस रख चुका था श्रीगुप्त, संस्थापक फाउंडर था गुप्त वंश का। तो इसके हमने यहाँ पे 250 क्यों नहीं लिखा, 319 से क्यों शुरू किया, 300 चंद्रगुप्त प्रथम के समय से क्यों शुरू किया? इसका बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले जान लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि कौन सी ली, टाइटल कौन सी लिया? वो था महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, इन्होंने महाराज की उपाधि ली, उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। ठीक है, पहली चीज, अर्थात महाराजाओं का महाराजा, है ना, महाराजाओं का भी महाराजा, अर्थात ये महाराज थे, सामंत थे। इसने क्या कर दिया कि मैं इनका भी राजा हो गया, इनसे भी ऊपर हो गया। और मैं बताया था कि सामंत जो थे अधीनस्थ अधिकारी थे राजा के, अब ये राजा बन बैठे यदि अधीनस्थ अधिकारी हो गए सामंत। इस प्रकार राजा के रूप में यही सामने आता है पहले गुप्त वंश में, ये दो सामंत थे। अच्छा मित्रों, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, जो गद्दी पर 319 ईस्वी में बैठता है एडी में। ठीक है, अब याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 से 320 ईस्वी के मध्य में, लगभग ये मान के चलिए यही डेट है, 319 ईस्वी में एक संवत का प्रारंभ करता है जिसे गुप्त संवत कहते हैं। क्या गुप्त संवत कहते हैं? गुप्त संवत जैसे इसने बनाया तो गुप्त काल की जो निम्न सीमा थी, लोअर सीमा थी, वो मान ली गई 319। इसीलिए 319 माना गया क्योंकि गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है। ठीक है मित्रों, कुछ विद्वानों के अनुसार, अब ये बात कर लेते हैं कि गुप्त थे कौन? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, कौन थे? थे तो इंसान, लेकिन वर्ग प्रथा तो चल रही थी, वर्ण व्यवस्था तो थी। कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। तो अलग अलग विद्वान आए, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, मत दिए। ठीक है, जैसे स्कॉलरी ओपिनियन के बात करें, विद्वानों के मतानुसार, है ना, विद्वानों की स्टेटमेंट के अनुसार जो गुप्त थे मित्रों, ये वैश्य वर्ण के थे। ठीक है, विद्वानों ने इसे वैश्य वर्ण का कहा। ठीक है, पुराणों में मित्रों, ये वैदिक ग्रंथ है, पुराणों में जो गुप्त वंश के शासक हुए उन्हें गुप्त ही कहा गया। ठीक है, उन्हें गुप्त ही कहा गया। ठीक है, पुराणों में गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के राजाओं को गुप्त ही कहा गया, किंतु उनके नाम के आगे सम्मान सूचक शब्द लगा दिया गया, ऑनर कंसेलर। ठीक है, ऑनर कंसेलर अर्थात सम्मान सूचक शब्द श्री लगा दिया गया। ठीक है, श्री लगा दिया गया, इसलिए इन्हें श्रीगुप्त भी कहा जाता है।
श्री पहले से नहीं थे, श्री एक सम्मान बोधक शब्द है, ठीक है, इसलिए इन्हें श्रीगुप्त कहा जाता है। दूसरी चीज, जायसवाल नामक विद्वान ने इन्हें शूद्र की संज्ञा दी। अल्तेयर, रोमिला थापर साहित्यकार हैं, एवं इन्होंने वैश्य कहा। शूद्र किसने कहा? जायसवाल ने। हेमचंद्र राय चौधरी जो थे, इन्होंने ब्राह्मण कहा, गुप्त को क्या कहा? ब्राह्मण कहा, जबकि गौरी शंकर, रमेश चंद्र जैसे विद्वानों ने क्षत्रिय कहा। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रोमिला थापर वाला स्टेटमेंट वैश्य और शूद्र किसने कहा, ठीक है, और वैश्य विद्वानों ने, इन्हीं ने कहा। गुप्त साम्राज्य में बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, ठीक है, जैसे स्वर्णिम काल था, कला साहित्य बहुत सारे क्षेत्रों में। तो गुप्त काल में एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक नाटक है, ड्रामा है। कौन सी बुक है? ड्रामा बुक है। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? एक मिनट। हाँ, तो मृच्छकटिकम के जो नाटक है ये, इसके लेखक कौन है? उनका नाम है शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक ड्रामा बुक की रचना की, जो गुप्त काल में ही की थी। ठीक है, इसलिए इस ग्रंथ से इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि इस बुक में, इस नाटक बुक में क्या हुआ कि गुप्तकालीन शासन पद्धति, गुप्त काल के समय की जो शासन पद्धति थी, न्यायिक अवस्था थी, अर्थात जस्टिस फेज था, और सामाजिक जो अवस्था थी, सोशल फेज था, और राजनीतिक अवस्था थी, ये पॉलिटिकल फेज। इन सभी फेजों की, इन सभी अवस्थाओं की जानकारी मृच्छकटिकम नामक नाटक ग्रंथ से मिलती है, जिसकी रचना गुप्त काल में ही शूद्रक नामक विद्वान ने की। एक और ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल। मंजूश्री मूलकल ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, मंजूश्री का अर्थ होता है बोधिसत्व। मंजूश्री मैं सब पढ़ा चुका हूं जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था। तो मंजूश्री जो है ये बोधिसत्व है, इसी के सम्मान में ही इस ग्रंथ की रचना हुई, मंजूश्री मूलकल। इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें गुप्त राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। गुप्त राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास, द सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ गुप्तास किंग किस बुक में है? द सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ गुप्तास किंग। गुप्त राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, फिर है खत्म। तो मेरा आज का जो ये लेक्चर था, कहने का मतलब ये है कि मैंने गुप्त काल की केवल आधारशिला ही रखी है। अभी मैंने गुप्त काल पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया। गुप्त काल बताया हूं कि गुप्त थे कौन, गुप्त वंश क्या है, गुप्त साम्राज्य क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो अब हम कल जो अगला पार्ट होगा उसमें हम प्रॉपर अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत हुई हो तो बताइएगा, और वीडियो पूरा देखने का भरसक प्रयत्न करें। ठीक है, उसके बाद ही आप